समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समाचार अब तक में। आज के द टॉक शो में हमने आमंत्रित किया है अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी कांग्रेस और गढ़चिरौली के पूर्व विधायक डॉक्टर नामदेव उसेंडी को। आज हम जो इनसे वार्तालाप करने वाले हैं वो जो विषय है वो काफ़ी गंभीर विषय रहने वाला है। हम उनसे विस्तृत जानकारी लेंगे और हमारा जो मुद्दा है वो है आदिवासी समाज, युवा बेरोजगार और विदर्भ की समस्याएं, जो हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा मुद्दा जो है वो शीत सत्र में उठाया गया था, जिनके बारे में सभागृह में कुछ बातें हुई, कुछ योजनाएं थी जो अभी उस पर कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको लेकर हम सत्ता पक्ष में जो सरकार है उनके किए हुए कार्यों को लेकर हम उनसे वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नामदेव उसेंडी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं समाचार अब तक को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से विदर्भ हो या महाराष्ट्र हो या देश के जो समस्या है वो जनता तक पहुंचाने के लिए एक पहल की है और ये जनता के साथ साथ शासन तक भी पहुंचती है और उसी से हल निकलता है। इसलिए मैं समाचार अब तक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्या है वो शासन और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी, तो नामदेव जी, मुझे बताइए कि जैसे नागपुर में भी शीत सत्र का आयोजन हुआ जो भी हाल फिलहाल में संपन्न हुआ है, तो इसमें किसानों का जो मुद्दा है वो मुद्दा उठाया गया, कई मोर्चे आंदोलनें की गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों को लेकर जो सत्ता पक्ष में जो सरकार है वो गंभीर नहीं दिखाई देती है। मराठवाड़ा हो या फिर जो पश्चिम महाराष्ट्र हो, वहाँ के जो किसान हैं उनकी उन्नति हो रही है, लेकिन विदर्भ के जो किसान हैं कहीं ना कहीं वो विकसित नहीं हो पा रहे। तो इसके पीछे की क्या वजह, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि नागपुर यह महाराष्ट्र होने के पहले वो राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी थी और जब महाराष्ट्र बना 1960 में तो उस वक्त विदर्भ को महाराष्ट्र से जोड़ा गया और विदर्भ की जो समस्या है उसके बारे में यहाँ पे शीतकालीन अधिवेशन होना चाहिए, इसके लिए वह करार हुआ। नागपुर करार करके पहचाना जाता है। उसका मतलब यही था कि शीतकाल में यहाँ पे नागपुर में वो अधिवेशन हो और यहाँ की जो समस्या है वो किसान हो, बेरोजगार हो या आदिवासी हो, दलित हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो समस्या है वो सरकार तक पहुँचे और विदर्भ की इस भूमि पर ही उसका सॉल्यूशन निकले, यह उम्मीद यहाँ पे थी। लेकिन जिस तरीके से यह सत्र हुआ है यहाँ पे अभी आप सब देखते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति हुई है कि यह पार्टी तोड़ तोड़ के यह जो सरकार बनी है, तो इस पर से यह पहले तो ये लगता है कि इसके ऊपर जनता का भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर जनता का भरोसा रहता था तो बहुमत से यह सरकार आती थी और वो सिर्फ सरकार और सत्ता में बैठने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पक्ष ने यहाँ पे जो राजनीति की है वह महाराष्ट्र के किसी भी लोगों के मन में, दिल में वो चुभ रहा है ऐसा कि इस तरीके से नहीं होना। और इसी वजह से ऐसे देखते हैं कि अभी जो किसान के बारे में जिस तरीके से यहाँ पे समस्या का निवारण होना चाहिए वो होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अवकारण जो बारिश हुई वो बारिश में किसान के बहुत सारा फसल बर्बाद हुई, उसमें हाँ अभी आप देखते हैं कि किसानों की आत्महत्या सबसे ज़्यादा विदर्भ में होती है, वो भी यवतमाल जिला हो या बाकी ऐसा हो। तो उनके बारे में हर बार यह इशू चल रहा है, कई सालों से चल रहा है कि किसानों की आत्महत्या रोकनी चाहिए, लेकिन उस तरीके का नियोजन नहीं होता है, उसका वैसा प्लानिंग नहीं होता है। उसी तरह आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मोर्चे अगर कभी निकले हैं तो यह नागपुर के शीतकालीन 2023 के शीतकालीन अधिवेशन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही दर्शाता है कि जनता में बहुत असंतोष है। फिर उसमें बेरोजगार हो या उसमें ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या जूनी पेंशन वाले जो लोग हैं और किसान है, उसमें आदिवासी है, उसमें दलित है, इन सभी लोगों में अस्वस्थता इसके वजह से है कि इस सरकार पे भरोसा नहीं है। यह सरकार सिर्फ सत्ता
उपभोगने के लिए सब कुछ ये करती है। लेकिन किसानों के बारे में अभी जो इन्होंने धान के बारे में जो 1 हेक्टर 20,000 का वो उन्होंने डिक्लेयर किया है, लेकिन आज जो हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार थी वो 700 रुपये बोनस 1 क्विंटल पे देती थी। अगर 1 हेक्टर में करीबन 50 क्विंटल का उत्पादन होता है तो वो आप देखेंगे कि उसकी जो राशि है वो 20,000 से बहुत ज़्यादा राशि थी और अभी इन्होंने वो कम कर दिया। ये भी है। फिर और ख़ास कर हम अगर चंद्रपुर और गढ़चिरौली के बारे में बोलेंगे तो वहाँ पे जंगली हाथी और शेर इसका बहुत ज़्यादा संचार है। और जंगली हाथी ने तो अभी आया हुआ अनाज जो धान है किसान के जो ये है उसको पूरा तहस नहस कर दिया, लेकिन उसको अभी तक कोई मदद इस सरकार की तरफ से नहीं मिली है। बेरोजगारों की बात अपन करें तो हर बार ये जिस वक्त देवेंद्र जी फडणवीस यह मुख्यमंत्री थे 2014 से 19, उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि 76,000 बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। उसके बाद में महाविकास आघाड़ी है, उसमें भी कुछ प्रयास चले, फिर से देवेंद्र जी फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, अभी भी बोल रहे कि हम 76,000 75,000 रोजगार देंगे। ये बेरोजगारों से उनसे फॉर्म भरवा लिया, हर बेरोजगार से 1,000 रुपये या ताकि वो ये जो है ऑनलाइन फॉर्म की फीस वगैरह के 800-200 रुपये होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारों से 1,000 रुपये लेकर इतने फॉर्म भराए, लेकिन उनकी परीक्षा नहीं हुई, उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई, उनका कोई पेपर नहीं हुआ और उनको कोई रिजल्ट भी नहीं मिला। और एक भी ऐसा बेरोजगार नहीं है कि जो रोजगार पे लगा, ऐसा कहने लायक एक भी कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो इसलिए बेरोजगारों का भी यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है उनको भी। और उसी तरह ये जो ओपीएस है पुरानी पेंशन योजना, वो पेंशन योजना ये कर्मचारियों को बहुत सारा आधार देती थी। वो जो उतने साल सरकार की और जनता की सेवा में रहते थे तो उनकी उम्मीद रहती थी कि आने वाले उनके जो पिताजी है, लड़के है या उनकी वाइफ है, उनको कुछ ना कुछ सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, उसके लिए यह पेंशन थी। लेकिन इस सरकार ने ये पेंशन बंद कर दी, नई पेंशन की ये पहल कर रहे हैं, लेकिन वो नई पेंशन भी कुछ खास ऐसा इन लोगों को मदद करने के हिसाब से नहीं है। और इसीलिए और हमें कहने में तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि कांग्रेस की जितनी भी सरकार जिस राज्य में है, आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान, यहाँ पे यह पुरानी पेंशन ये उन्होंने लागू की थी। वो सरकार अगर कांग्रेस के राज्य अगर पुरानी पेंशन लागू कर सकते हैं तो महाराष्ट्र राज्य यह अपन बोलते हैं कि ये देश की आर्थिक राजधानी है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लागू किया जाता, वो भी लागू करना चाहिए। और उसी तरह अभी हम देखते हैं कि आरोग्य की दृष्टि से बहुत ही प्रॉब्लम्स है हमारे। अभी गढ़चिरौली में ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन रास्ते विकसित नहीं हुए गांव-गांव में, तो उनके वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पे, और हॉस्पिटल्स भी काफ़ी दूर अंतर पे है। तो जिस वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती है या फिर कोई मरने की कगार पे भी रहता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। तो ऐसे में वहाँ ये जो सरकार है, ये जो ट्रिपल इंजन सरकार है, वो क्या कर रही है? अभी जो लोकसभा 2024 जो होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है अभी की जो देखते वक्त कि क्या फिर से वो अपना सत्ता पक्ष जो है पक्ष स्थापन कर पाएगी? क्या इस बार जो जनता है, क्या जनता उनके तरफ जाएगी? नहीं, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। बात यह है कि लोगों के काम होना चाहिए। अभी भी हमें यह कहते हुए बड़े दुख होता है कि दुर्गम क्षेत्र जो है, जहाँ पे नक्सलाइट है, आदिवासी है, वहाँ पे रोड की स्थिति बिल्कुल ही हुए ही नहीं है रोड। वहाँ पे आज भी जो नदी पार करना है तो ये बोट से जाना पड़ता है। और उसी तरह से कोई आदमी अगर बीमार गिर गया तो उसको खटिया पे या फिर मोटरसाइकिल पे लेके जाना पड़ता है। अभी सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये
अपन देखेंगे, हमारे गढ़चिरौली में सुरजागढ़ आयरन ओवर है, लोह खदान है, वो लोह खदान उसके लिए उसके तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। वो लोह खदान को प्रोटेक्शन देने के लिए एक रात में वहाँ पे पुलिस चौकी बनाई गई, लेकिन इतने सालों से जो लोगों के हित की जो रोड्स है या फिर हॉस्पिटल है या स्कूल है, इसके तरफ सरकार का ध्यान मतलब नहीं है। सरकार बोल रही है कि हम लोगों के हित का विचार करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा विकास होते हुए हमको दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो उद्योगपति है, जो पैसे वाले हैं, उनके फायदे के बारे में सोच रही है। वहाँ के गरीब आदिवासी और बाकी जनता के बारे में जो सरकार की करनी दिखनी चाहिए वो नहीं होता कि, क्योंकि अभी तक रोड हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो या आरोग्य की सुविधा हो, ये नहीं दिखते। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में यह सरकार को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। यह सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है। ऐसे लोगों में यह मत बनते जा रहा है। जी, जैसे कि अभी हमने बात की है शीत सत्र की। शीत सत्र में किसानों का मुद्दा तो उठा है, लेकिन अलग अलग विषयों को लेकर भी यहाँ पे आंदोलन मोर्चे हुए। आपने कहा आदिवासी समाज है, आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी सेविकाएं है, या फिर जूनी पेंशन योजना जो लागू करने, इतने मोर्चे हुए हैं, लेकिन सदन में इसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें हुई नहीं है। और रिजल्ट में ऐसा आया कि अडानी के विरोध में बोला गया, मोदी के विरोध में बोला गया, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के विरोध में बोला गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है दरकिनार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ है इस बार? क्या अभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है? क्या लोकसभा 2024 में क्या उनको लगता है कि यही जो सत्ता पक्ष में जो सरकार अभी चल रही है, क्या उनको फिर से एक बार चांस देके फिर से एक बार उनको ये करना चाहिए कि चलो ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो आगे करेंगे? ऐसा कुछ हो सकता है? क्या लगता है जनता के हिसाब से, क्या लगता है? क्योंकि उनके कार्य किए गए जो है लोगों की जुबान पे बोल रहे कि ये कांग्रेस के सरकार में जब था तो ऐसा नहीं था। पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, गैस सिलेंडर बढ़े हैं, ऐसे बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बढ़ी है, कम नहीं हुई है। सोने का दर बढ़ा है, चांदी का दर बढ़ा है। हालांकि इसमें जो है ये आम जनता ही पीस रही है, लेकिन फिर भी कुछ जनता जो है वो इनके पक्ष में है। क्या लगता है आपको? कैसे? आपको एक बताओ, ये जो सरकार बैठी है वो सरकार सत्ता के लिए बैठी है, जनता के लिए नहीं बैठी है। इसीलिए जब जब भी जनता की जो भी बातें आती है तो इसको मोड़ दिया जाता है, किसी अलग इशू की तरफ से लेके जाते हैं। अब यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जो शिंदे जी है वो बोलते हैं कि वह ठाकरे जी ने और उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिए, ये किए, लेकिन उस वक्त उस सरकार में नगर विकास मंत्री कौन थे? नगर विकास मंत्री तो खुद ये शिंदे साहब ही थे। फिर उस वक्त क्या आंखें बंद कर ली थी इन्होंने? तो ये सिर्फ ये जो मेन इश्यूज है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, आदिवासियों की समस्या, इसको डाइवर्ट करने का काम ये कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सरकार की गलत नीतियों के वजह से आज धनगर और आदिवासियों में ये संघर्ष किया हुआ है। वो ये कहते कि फडणवीस जी ने 2014 में बोला था कि धनगर को हम आदिवासियों की सहूलतें देंगे। किस बलबूते पे देंगे? वो जिस डेफिनेशन, ट्राइबल की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन में वो बैठते ही नहीं है। तो फिर ऐसे सिर्फ राजनीतिक वोट पाने के लिए ऐसा झूठा आश्वासन दे के अभी धनगर लोगों की उम्मीद ही बढ़ गई है। अब ये लोग पिछले 10 साल में वो दे नहीं पा रहे, इसलिए अब वो कुछ ना कुछ ये करने का काम करे। अभी दूसरा इशू ऐसा है कि मराठा समाज को आरक्षण देने की इन्होंने पहल की है, लेकिन मराठा समाज को स्वतंत्र आरक्षण देना चाहिए, उसमें किसी का कोई विवाद नहीं है। लेकिन ओबीसी से अगर मराठा को देना चाहती है सरकार तो ये गलत बात है, क्योंकि ओबीसी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मराठा समाज या शासनकर्ता समाज करके है तो वो काफ़ी अभी तक, अगर आप देखेंगे जब से महाराष्ट्र बना है तो हर बार मुख्यमंत्री अगर कोई बना है तो मराठा समाज का बना है। इसीलिए वो ये सिर्फ सरकार है, ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहती, प्रॉब्लम को बिगाड़ के रखना और टाइम पास करना। और इस तरीके से महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि लोगों का अपेक्षा भंग हुआ है। केंद्र की सरकार ने भी जिस तरीके से वादे किए थे कि नोटबंदी करने के बाद काला धन आएगा, आतंकवाद कम होगा,
फिर ये जो बोगस करेंसी है या नोटा छपने बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज ही अभी कल परसों की बात है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हल्ला करवाया। तो ये सब ये जो है बोल बच्चन लोग ये केंद्र में और महाराष्ट्र में बोल बच्चन लोग बैठे हैं, सिर्फ लोगों को उसको दिशा ये डाइवर्ट करने का काम करते हैं। ऐसा बार बार आप किसी को अगर फंसाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होता। एक आधे बार ऐसा हो गया, लेकिन अब जनता के मन में इस सरकार के विरुद्ध में रोष है। जिस तरह के 400 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये में बेचा जा रहा है। कांग्रेस की सरकार के वक्त वो जो क्रूड ऑयल का जो रेट था वो $127 पर बैरल था। उस वक्त 50 और 55 रुपये पेट्रोल डीजल था। आज $87 क्रूड ऑयल का रेट है, फिर भी आज 100 और 110 तक पेट्रोल डीजल ये बेच रहे। तो ये सही खुले आम यह गरीब और बाकी लोगों का लूट कर रही है। और यह पूरा धनराशि जो है जनता से लूटने के बाद यह लोग उद्योगपति का 12,000 करोड़ का कर्जा उद्योगपति का उन्होंने माफ किया, लेकिन जो किसान है, जो गरीब है, उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया है। आज भी किसान के घर पे जब बैंक वाले वो जो कर्जा वसूली करने को जाते हैं, वो इज्जत न जाए करके वो सुसाइड करते हैं। यह भी एक इशू है। तो सरकार ने किसानों के तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि यह उद्योगपति की तरफ से। बिल्कुल। अभी विदर्भ अलग होना चाहिए, ये मांग काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। तो क्या सच में अगर विदर्भ अलग होगा तो क्या विदर्भ का विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, छोटा कुटुंब अच्छा कुटुंब यह कहा जाता है। आप अगर अपन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पे जिस तरीके से खनिज संपत्ति है, उसी तरह विदर्भ में भी खनिज संपत्ति है। यहाँ पे बिजली उत्पादित ज़्यादा है, यहाँ पे वन ज़्यादा है, यहाँ का जल है यहाँ पे, और यहाँ पे मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स यह भी बहुत काफ़ी संख्या में है। तो यहाँ पे अगर विदर्भ सेपरेट हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटिवली, अब देखिए हमारे गढ़चिरौली के आदमी को अगर राजधानी में जाना है तो 1200 किलोमीटर जाना पड़ता है मुंबई, यह पूर्व से एकदम पश्चिम की तरफ। और वहाँ पे जाकर वो अपनी समस्याएं अगर रखा भी तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ना विदर्भ के लोगों के बारे में उनमें आस्था है ना बाकी। इसके वजह से वो पॉजिटिव एटीट्यूड मंत्रालय के लोगों का नहीं है। इसीलिए अगर विदर्भ सेपरेट होता है, और वैसे भी भारतीय जनता पक्ष ने 2014 में स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था, केंद्र में और राज्य में अगर सरकार आई तो हम विदर्भ देंगे, ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी बोला था, सुधीर मुनगंटीवार जी ने बोले थे और नितिन जी गडकरी ने भी बोले थे। उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उस वक्त 2014 में ये उन्होंने आश्वासन दिया, और आज फिर से वही वो लोग अभी इसका विरोध कर रहे हैं विदर्भ का। इसलिए विदर्भ अगर हो गया तो हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। फडणवीस ने कहा था कि जब तक विदर्भ अलग नहीं होता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अभी फडणवीस जी के बात पर कोई विश्वास नहीं रखता। उन्होंने बोला था कि एनसीपी करप्ट पार्टी है और अजित पवार ने 70,000 करोड़ का घपला किया है, हम सरकार में नहीं बैठेंगे लेकिन उनसे युति नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। पूरे जनता को मालूम। लेकिन उसके बाद में अजित पवार को साथ में ले लिया और बाकी ये किया। इसलिए फडणवीस जी की कोई विश्वासार्हता जनता में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केंद्र की तरफ से और यहाँ की आरएसएस की तरफ से उनको सपोर्ट है करके वो आज उस पोस्ट पे। अन्यथा सर्वमत से अगर सही तरीके से जनता के मन से अगर कहा जाए तो उनकी कोई विश्वासार्हता नहीं है। जी, ये ट्रिपल सरकार जो भी बोल रही है, ट्रिपल इंजन सरकार, इसमें 2 उप मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, तो क्या ये तीनों की जो तिकड़ी है क्या कमाल दिखा पाएगी? यह कमाल दिखाने के लिए एक साथ नहीं आए ये लोग। सत्ता जो लोग आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है,
कहीं न कहीं उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी, कहीं न कहीं उनको जेल में जाने की नौबत आई थी। तो ये सब लोग, उसमें शिवसेना का भी कुछ लोग हैं, जैसे भावना गवड़ी हो, सरनाइक हो, ये लोग हैं, और राष्ट्रवादी के हसन मुशर्रफ जी जेल तक, दरवाजे तक पहुंचे थे और इधर आ गए, भारतीय जनता पक्ष के साथ में सत्ता में आ गए, अजित पवार आ गए और सब आ गए, और वो ये सिर्फ अपने पाप छुपाने के लिए ये सरकार में शामिल हुए और ये कुछ जनता के हित में कुछ नहीं करने वाले, अपनी कुर्सी बचाने का ये काम कर रहे। इसलिए इससे कुछ भी उम्मीद जनता ने भी नहीं रखी है और ऐसा लगता भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव नहीं हो रहे, अगर ये सरकार ने चुनाव लिए रहते महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति में, तो इनको दिखता था कि कितना पब्लिक में इनके बारे में क्या सोच है। उसी डर के वजह से, यह हारने के डर के वजह से यह सरकार जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका चुनाव नहीं ले रही है। अब वो सोच रहे कि केंद्र के मोदी जी के भरोसे हम शायद लोकसभा और विधानसभा में आएंगे, फिर ये करेंगे। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है, यह कुछ सच होने वाला नहीं है। ये अपने आप जनता सबको अपना घर का रास्ता दिखाने वाली है, यही तो ग्राउंड रियलिटी यह है। जी, अभी जैसे महाराष्ट्र की जो प्रमुख कंपनियां हैं, जो भी है, वो गुजरात में जो स्थानांतरित हुई है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये जो युवा बेरोजगार है, क्या उसी की वजह से पिछड़े हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के जो बहुतांश जो प्रोजेक्ट्स है वो गुजरात सरकार को दिए गए हैं। इसमें कितना तथ्य है? क्या सच में महाराष्ट्र के लिए एक मतलब शोकांतिका है कि मतलब वो जो प्रकल्प है वो महाराष्ट्र में ना रहते हुए गुजरात को दिए गए? देखिए, इसके बारे में मुंबई महाराष्ट्र के पहले यह संयुक्त गुजरात में थे और उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने आंदोलन किया, 105 लोग उसमें शहीद हुए, फिर मुंबई को महाराष्ट्र से जोड़ा गया। तो यह दर्द आज भी गुजरात के लोगों में है और इसीलिए नरेंद्र जी मोदी गुजरात से आते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये दर्द है कि गुजरात पीछे क्यों रह गया और महाराष्ट्र आगे क्यों हो गया। महाराष्ट्र और मुंबई यह देश की आर्थिक राजधानी है, तो गुजरात और महाराष्ट्र, अहमदाबाद हो या सूरत हो, यह एक ही बार ये हुए। महाराष्ट्र जब बना तो ये हुआ, तो प्रगति में महाराष्ट्र और मुंबई यह विशेष प्रगति की है और गुजरात का उस तरीके से प्रगति नहीं हुई। तो यह उनके मन में कहीं ना कहीं चुभता है, इसीलिए वो आज जो भी मुंबई और महाराष्ट्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ को वो गुजरात में लेके जाते हैं, अहमदाबाद में लेके जाते हैं या सूरत में लेके जाते हैं। तो यह सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, हालांकि यह अच्छा नहीं लगता कि यह कोई पंतप्रधान पूरे देश का होता है, किसी एक राज्य का नहीं होता है, लेकिन इनका जो बर्ताव है प्रैक्टिकली जो फील्ड में दिखता है, तो उस पर से यहाँ का रोजगार पूरा गुजरात लेके जाने का और महाराष्ट्र के बेरोजगारों को ताक पे रखने का यह कोशिश इस सरकार की दिखती है। इसीलिए ये सरकार ने सोचना चाहिए, अगर सभी का नेतृत्व करना है तो पूरे लोगों का सोचना चाहिए। पर्टिकुलरली एक राज्य का सोच के कोई प्रधानमंत्री वो अच्छी इमेज नहीं होती है। जी, अभी आदिवासी का मुद्दा ये है कि जैसे आदिवासी शिक्षण है, आदिवासी समाज है, विद्यार्थी है वहाँ के या फिर किसान है वहाँ के, तो जो योजनाएं उन तक जो पहुँचनी चाहिए सरकार के माध्यम से या फिर जो मध्यम मार्ग से पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँचती है, जिसकी वजह से वो समाज भी पिछड़ा है, जो वंचित रह जाती है। तो उसके लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, संविधान में यह तरतूद है कि आदिवासी की जो जनसंख्या है उसके मुताबिक केंद्र और राज्य में उसकी आर्थिक तरतूद होनी चाहिए। लेकिन पिछले 2010 के बाद में न केंद्र पूरा पैसा देती है न राज्य पूरा पैसा खर्चा करती है, और निधि रहने के बावजूद भी यह जो योजनाएं बनाई जाती है, यह योजना उस आदिवासी के हित के बारे में कम, और वहाँ के जो अधिकारी है वो ठेकेदार है
और जो कोई राजनीतिक है इन लोगों के फायदे के लिए इन लोगों के फायदे के लिए बनाई जाती है। जिस योजना से ज़्यादा कमीशन मिलता है वो योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उस आदिवासी का रोजगार कैसा बढ़े, उसको शिक्षा कैसा हो, क्या हो, इस तरीके का नहीं होता है। आप देखिए हॉस्टल में डीबीटी शुरू किए, तो डीबीटी के पहले वहाँ पे मेस सिस्टम थी तो मेस में एक ही जगह पे पूरे जो स्टूडेंट थे वो खाना खाते थे, तो उसमें रिलेशन या फिर चर्चा फिर एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी अच्छी बातें होती थी। लेकिन अभी इन्होंने डीबीटी शुरू किया है, वो डीबीटी भी हर महीना उनको पैसा मिलता नहीं, और फिर वो गरीब आदिवासी के लड़के बाहर से आए हुए देहातों से आए हुए उनको कहीं ना कहीं होटल या मेस में वो मंथली मेस लगाना पड़ता है। पैसे अगर नहीं दिए तो मेस वाला भी खाना नहीं देता है, और पूरा आदिवासियों का ध्यान जो है ना शिक्षा के बजाय वो खाने पे लगा दिया इन सरकारों ने। यानी वो ना कॉलेज ठीक तरह से जा सकता है ना कोई पढ़ाई ठीक तरह से कर सकता है, उसको लगता है कि आज मेरे को खाना ये होटल वाला देगा कि नहीं देगा क्योंकि डीबीटी इधर ये नहीं हुआ है। उसी तरह से जो भी योजनाएं उनकी जो नीड है उनको क्या चाहिए, किसी को किराना दुकान चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का दुकान चाहिए, किसी को फोटोग्राफी का चाहिए, किसी को ये चाहिए, यह न करते हुए इनको जो अच्छा लगता है, जिसको कुछ यानी चलाना नहीं आता, इंजन चलाना है, तो उन लोगों को वो देते। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे भामरागढ़ यहाँ एक प्रिमिटिव ट्राइब का क्षेत्र है, वहाँ पे उनका आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की दूध देने वाले जानवरों को उनको देने का एक स्कीम है, लेकिन उसमें भी ऐसा करप्शन हुआ कि वो जानवर तो दिए ही नहीं, लेकिन वो पैसा बिचौले उठा के ये कर लिए। इस तरीके से बहुत गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन यह योजना का। पहले तो अगर इनको सही में आदिवासी को उत्थान करना है तो उसमें योजनाएं ठीक तरह से लोगों के ग्राम सभा के माध्यम से उनके तरफ से उनकी क्या ज़रूरत है यह मांगना चाहिए। उसके बाद में सरकार ने योजना बनानी चाहिए, फिर वो योजना का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होता कि नहीं इसके ऊपर कड़ी नज़र सरकार की रहनी चाहिए। और एक ऐसा है कि जब तक सरकारी ऑफिसेस में बैठे हुए जो अधिकारी है उनको आदिवासी के बारे में आस्था जब तक नहीं रहेंगी तब तक यह योजनाएं ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होंगे। और वही हो रहा है, कुछ पैसा आ रहा है लेकिन वह आदिवासी के ऊपर खर्चा न होती है, सिर्फ कुछ कमीशन खोरी में पूरा पैसा ये होता है। और जहाँ है वहाँ आदिवासी आज भी है। आज भी आप देखेंगे तो कुपोषण का बहुत बड़ा समस्या है, कुपोषण की, नक्सलवाद की भी समस्या अभी भी उधर है, शिक्षा की समस्या है, आरोग्य की समस्या आदिवासी में, और उत्पादन तो उनका जो पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी बहुत कम है। इसीलिए वो जो मानव विकास निर्देशांक है, वो जो वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह पूरे क्षेत्र में अगर आदिवासियों के क्षेत्र में देखा जाए, चंद्रपुर हो, मेड़घाट हो, गढ़चुली हो, यहाँ पे बहुत कम है। तो उस तरीके से उनका विकास नहीं हुआ है। उसके पीछे यह सरकार में बैठे हुए अधिकारी और ये लोग ठेकेदार वगैरह ये लोग उसके लिए जिम्मेदार है। जी, अभी हाल फिलहाल में जैसे भी दिल्ली की सदन में जो भी हंगामा हुआ है, जो घटना घटित हुई है, उसके बाद में फिर लोकतंत्र बचाओ का नारा कांग्रेस पक्ष के तरफ से दिया गया है, दिल्ली सदन के तरफ से। तो क्या वजह थी इसके पीछे, या फिर लोकतंत्र बचाओ बस वो दिल्ली सदन में जो हंगामा हुआ उसी के लिए था, या फिर उसके पीछे और कोई बड़ी वजह थी? तो मेरे को तो बड़ा ताज्जुब लगता है कि यह जो घटना हुई लोकसभा में, ये बेरोजगार जो ये हुए उन्होंने वहाँ से कूदे और संसद में गए, तो ये चित्र देखने के बाद मुझे स्वातंत्र पूर्व काल की स्थिति मुझे वह महसूस होती है। जैसे भगत सिंह हो, या फिर वो उस वक्त भी यह अंग्रेज सरकार से परेशान होकर ये लोगों ने आंदोलन किया था। और आज ऐसा लग रहा है कि आज का युवा सुशिक्षित ये भी परेशान है, आपने परेशान है। तो अंग्रेजों की सरकार थी वही सरकार अभी है,
कि क्या ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेजों के सरकार में आंदोलन होते थे उसी तरह के यहाँ पे भी आंदोलन हो रहे। इससे भी ज़्यादा यह कि किसान आंदोलन, देखिए 3 किसान कायदे जो किए थे उनको विरोध में किसान आंदोलन कब तक चलना चाहिए। देखिए स्वतंत्र पूर्व काल में बारडोली सत्याग्रह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली में, वो उतना दिन नहीं चला। ये आज स्वतंत्र में हमें 11-11 महीने अगर आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लोकतंत्र पे यह सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है और यहाँ का जो संविधान है संविधान को भी नहीं मानती है। इसीलिए आज यानी कितने मोर्चे, कितने ये लोग परेशान हो गए, कोई सुनवाई नहीं होती सरकार के सामने, कुछ भी करो सुनवाई नहीं होती है। और इस मुद्दे पे आज संसद की सुरक्षा का मसला है, वहाँ पे उसके बारे में यह सब पार्टी के लोग पूछ रहे कि आदरणीय गृह मंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, संसद में कहाँ चूक हुई वो संसद में बोलना चाहिए, यही उनकी डिमांड है। लेकिन उस मुद्दे को बाजू करने के लिए अब अलग अलग इतने लोगों को निष्कासित कर दिया है। ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं भारत के इतिहास में कि इतने लोगों को सांसद को निष्कासित करना। और उसी तरह से जो अभी ये इशू ये ले रहे कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी उनके बारे में कुछ मिमिक्री की, धनखड़ जी मिमिक्री के, सदन में नहीं हुआ था, सदन के बाहर में हुआ था। और सदन के बाहर का जो इशू है उसका सदन से कोई उसका अपमान करने का कोई ये नहीं है। और ऐसे अगर अपमान वाली अगर ये बात है तो महिलाएं जंतर मंतर पे वहाँ पे कितने दिनों से आंदोलन कर रही थी, तो वो महिलाओं का अपमान नहीं है कि सरकार दिल्ली में रहकर वो जंतर मंतर में जो महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं बोली, तो वो महिलाओं का अपमान नहीं है, वो खिलाड़ियों का अपमान नहीं है। आज तो साक्षी जी ने कहा कि मैं अभी खेलूंगी नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप थे, ब्रिजभूषण सिंह आरोप थे, उसी का शागिर्द फिर से वो कुश्ती परिषद का अध्यक्ष बना। अगर मैं फोटो में देखा तो वो जो अध्यक्ष बना उसके गले में मालाएं नहीं थी, ब्रिजभूषण सिंह जी के वो गले में ज़्यादा माला थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इनके मन में स्त्रियों के बारे में या बाकी जो दलित आदिवासी ओबीसी के बारे में अच्छी प्रतिभा नहीं है। और यह डाइवर्ट करने के लिए अभी वो धनखड़ जी का जो इशू ये करें, जो कि संसद में हुआ ही नहीं, वहाँ पे तो सब लोग ये थे। और ये लोग भी तो मिमिक्री करते, ओ दीदी इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने हमारे ममता बनर्जी के बारे में कहा था, ये अपमान की बात नहीं है। ये उसी तरह राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जी हमारी पहली राष्ट्रपति, ये महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो संसद भवन का उद्घाटन जो होना चाहिए था, इनॉग्रेशन होना चाहिए था, वो राष्ट्रपति जी के हाथों से होना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। क्या यह आदिवासी और राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं है? ये क्या धनखड़ जी से भी क्या छोटा अपमान है? जो हक और अधिकार उनका न्यायिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार है, ये तो उन्होंने देना चाहिए। यहाँ पे तो महिला का भी अपमान है, आदिवासियों का भी अपमान है, उसके बारे में कोई बीजेपी या प्रधानमंत्री जी और बाकी कुछ नहीं बोलते। सिर्फ इनकी गलती होगी। अभी तक 2 बार संसद में हमला हुआ है और दोनों बार भारतीय जनता पक्ष की सरकार थी। और इस बार भी जो पासेस दिए गए थे उन लोगों को, वो भारतीय जनता पक्ष के सांसद ने पास दिए थे। वो सांसद की चौकसी होना चाहिए, वो उनके पीए की चौकसी होना चाहिए। वो न करते हुए अभी इनको जो डिमांड कर रहे कि चर्चा सदन में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? अगर चूक हुई है तो चूक हुई है, हो सकता है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। यह बातें छोड़कर वो इशू डाइवर्ट करने के लिए वो धनखड़ जी का ये कर रहे हैं। ये सरकार गोल मटोल करके, हाँ बिल्कुल, बड़ा बंदोबस्त होने के बावजूद भी अगर इतना बड़ा अगर हंगामा हो रहा है, वो घटना हो रही है, और बीच में ये धनखड़ जी का जो मिमिक्री वाला जो किस्सा आ गया है, तो मतलब जो अहम मुद्दे है वो भटकाने के लिए ये सारी चीजें ऐसे ये जो पक्ष है वो निर्माण कर दी है, ऐसा आपका कहना है? देखिए, यह
इस सरकार पर या मोदी जी के ऊपर बेरोजगारों का तमाचा है। इतने पढ़े लिखे लड़के हैं जो ये कर रहे हैं, तो ये बेरोजगारी से त्रस्त हो गए। यहाँ का अभी जो मणिपुर में जो घटना हुई, स्त्रियों को प्रताड़ित किया गया, उस पर प्रधानमंत्री जी भी एक बात नहीं किए। उसके ऊपर उससे भी सभी देशवासियों में काफ़ी आक्रोश है, इतना ये है। तो ये जो कुछ चल रहा है इसका पूरा रिएक्शन ये हमें संसद में जो युवा घुसे उसमें से ये दिखता है। और ये बेरोजगारी, हुकुमशाही, महिला प्रताड़ित करना और महंगाई, इस सभी का यह एक प्रातिनिधिक स्वरूप में इन्होंने आंदोलन किया, ऐसा हमें महसूस होता है। जी, अभी जैसे राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा हुआ था, तो इस बार भी होने वाला है, तो क्या लगता है आपको कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव है वो लोकसभा 2024 के ऊपर पड़ने वाला है? जनता का प्यार तो वैसे भी राहुल गांधी की तरफ है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से इस बार 2024 के जो चुनाव में है उसका वो असर दिखाई देगा? देखिए, भारतीय जनता पक्ष यह सिर्फ आरएसएस का मुखौटा है और उसके पीछे पूरी आरएसएस यह जो है आरएसएस वो प्लानिंग करती है। तो इसीलिए राहुल जी गांधी की इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किया गया, उनको पप्पू कहा गया, कुछ न कुछ ये कहा। लेकिन राहुल जी एक सच्चे देशभक्त, सच बोलने वाले, प्रामाणिक, ईमानदार व्यक्ति है और उन्होंने इनको तमाचा लगाने के लिए यह जो इमेज ये कर रहे थे, खराब कर रहे थे, उनको उत्तर देने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक यह पदयात्रा निकाली और उसका काफ़ी समाज में, भारतीय समाज में एक मैसेज गया, कोई तो है जो देश को इकट्ठा लाना चाहता है, भारत को जोड़ना चाहता है। क्योंकि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पक्ष केंद्र की सरकार ने जाति जाति में, धार्मिक धर्म में जो भेद किया है, उस पर से आज कोई भी दोस्त हो या कोई जरा यानी संशयित नज़रों से अपने दोस्त की तरफ देखता है कि क्या इससे बात करूं कि नहीं करूं, कौन है क्या है। पहले कोई भी जाति या धर्म देखकर दोस्ती नहीं होती थी या फिर ऐसा देखा ही नहीं जाता था कि कोई किसी का धर्म ना पूछता था, किसी की जाति नहीं पूछती थी, इंसानियत के नाते उनकी दोस्ती होती थी। लेकिन आज देश में ऐसा धार्मिक द्वेष इतना फैलाया गया है कि लोग बात करने में भी हिचकिचाते हैं कि ये कौन से धर्म का और कौन से जाति का है। तो यह वातावरण जो देश का खराब हुआ है उसमें राहुल जी यह जो धार्मिक द्वेष है, जातीय द्वेष है, इसको दूर करने के लिए उन्होंने जो पदयात्रा निकाली, करीबन 3700 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, उसमें लोग जुड़ते गए और कारवां बनते गया। इस तरह का माहौल ये हुआ और लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ। उसी तरह से अभी पूरब से पश्चिम तक यह राहुल जी ने यात्रा निकालनी चाहिए, ऐसे काफ़ी सभी लोगों का कहना है। इसीलिए शायद हो सकता है वो उस तरीके का नियोजन करे और देश में एक आत्मविश्वास जागृत करने का काम कर रहे कि यस, हम सब एक है, हम तैयार है लड़ने के लिए, हम तैयार है। इस जो धार्मिक द्वेष फैलाने वाले हैं या फिर जातीय द्वेष फैलाने वाले हैं, इनके विरोध में लड़ने के लिए पूरे देश की जनता तैयार है। यह मैसेज देने के लिए शायद राहुल जी और उनकी जो टीम है वो पद यात्रा निकाल सकते हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि विदर्भ की जो समस्या है या फिर विदर्भ का विकास हो, महाराष्ट्र राज्य का विकास हो या फिर देश में जितने भी राज्य उसका विकास हो, तो इस विकास में जो अभी जो भाजपा जो पक्ष अभी है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको मतलब जनता के हित से ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि उनका विकास हो, भला हो, या फिर आप क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को कि उनको इस बार जो है वो किस तरह से चुनाव में अपना मत देना चाहिए? देखिए, जब नागपुर करार हुआ था तो विदर्भ के विकास के लिए वैज्ञानिक महामंडल, विदर्भ विकास वैज्ञानिक महामंडल की स्थापना की गई थी। यह जो बैकलॉग है, सिंचाई का बैकलॉग है या शिक्षा का बैकलॉग है,
उद्योगों का बैकलॉग है, विदर्भ में बहुत सारा बैकलॉग है। ये बैकलॉग पूरा करने के लिए विदर्भ विकास महामंडल की स्थापना की थी, लेकिन ये सरकार ने पिछले, बड़ा दुख होता है कि विदर्भ के उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी विदर्भ विकास महामंडल को कोई निधि दिया गया नहीं, और विदर्भ का बैकलॉग पूरा करने के बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं हुई है। इसीलिए आज अगर कंपेयर किए, ये जो पश्चिम महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, इसके कंपैरिजन में अगर ये किए तो विदर्भ काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और विदर्भ को महाराष्ट्र के लेवल में लाने के लिए जो नियोजन करना चाहिए उन्होंने करते हुए नहीं दिख रहे। इसलिए इनसे उम्मीद कम है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये काफ़ी बातें करते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ग्राउंड लेवल पे इनका काम नहीं दिख रहा है, और इसी वजह से आने वाले दिनों में विदर्भी की जनता यह कांग्रेस के साथ में रहेंगी। कांग्रेस के ऊपर भरोसा है इस विदर्भ के जनता का। जब जब भी कांग्रेस कमजोर हुई है, यह देश कमजोर हुआ है। इसीलिए अगर देश को मजबूत और यहाँ का लोकतंत्र और यहाँ का संविधान देश का अगर ये अच्छा रखना है तो कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, और उस तरीके की कार्रवाई अभी चल रही है। अगर कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो कांग्रेस पक्ष भारत की उन्नति के लिए क्या क्या करेगा? देखिए, जब देश को आज़ादी मिली उस वक्त इस देश में सुई भी उत्पादित नहीं होती थी, तो पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी योजनाएं और उनकी पंचकल कार्यक्रम जो है उसके माध्यम से आज देश ये महासत्ता बना है, महासत्ता बनने जा रहा है। आज लोग देश चांद पे यान भेज रहे हैं, और बाकी यह स्वातंत्र और 14 तक हुआ है। उसके बाद में ऐसा तो नहीं कि 14 से यानी यान बनना हो गया और एम्स बने और ये हो, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस की विचारधारा यह संविधान और जो लोकतंत्र है इसके ऊपर चलने वाली है। इसीलिए इतने सारे डेवलपमेंट हुए। आप देखिए, एम्स हुए, मेडिकल कॉलेजेस हुए, बाकी जो इंस्टीट्यूट है वो यानी यूनिवर्सिटीज, IT, हाँ यूनिवर्सिटी, IT, हाँ जी, वो LIC हो या टेलीकम्युनिकेशन का हो या बाकी वो, जब राजीव जी यहाँ पे कंप्यूटर ला रहे थे तो यही लोग भारतीय जनता पक्ष के बैलबंडी पे मोर्चा निकाले थे कि बेरोजगारी बढ़ेंगी करके, लेकिन आज कंप्यूटर के वजह से कितना ये हो रहा है। आज उसी सोशल मीडिया का यूज़ करके आज केंद्र में ये लोग बैठे, लेकिन पहल तो कांग्रेस की विचारधाराओं ने, कांग्रेस की विचारधारा और संविधान, इसके वजह से ही आज जो भी रोजगार मिला है लोगों को वो कांग्रेस की वजह से मिला है। और इसीलिए देश को अगर मजबूत करना है तो कांग्रेस की सोच सर्वधर्म समभाव, सभी जाति धर्मों को साथ में लेके चलने वाले, सभी लोगों को साथ में लेके चलने वाले, यह विचारधारा ही देश को आगे ले जा सकती है। अन्यथा यह विषमता फैलाने वाले, जो धार्मिक विषमता, जाति विषमता फैलाने वाले ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। फिर से स्वातंत्र पूर्व काल में जिस तरीके से संस्थानिक थे, वैसे संस्थानिक आज इस देश में यह जो उद्योगपति बन रहे, और उसी तरह से और यहाँ के गरीबों का शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। यह तो सरकार बोल रही है जहाँ की पटल संख्या 20 होंगी, 20 से कम होंगी तो वो स्कूल बंद कर देंगे। कांग्रेस ने क्या बोला? हर गांव में शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान। यह कांग्रेस ने किया कि यह RTI का भी राइट टू एजुकेशन यह कांग्रेस ने लाया। उसकी सोच है कि इस देश का हर नागरिक शिक्षित हो, अच्छी तरह से सोच रखे, और उसको इस देश की जो साधन संपत्ति है उसमें पूरा बराबर का हक मिलना चाहिए। यह कांग्रेस की भूमिका जो है, या फिर इंडस्ट्रीज है, वो जो है कांग्रेस सरकार के रहते वक्त आई है, लेकिन अभी की जो सत्ता पक्ष है वो आरोप कर रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जब वो सत्ता में थे, और अभी जो उनसे कांग्रेस के वक्त में जब बना था उसी को लेकर अगर अभी जो सत्ता पक्ष जो है भाजपा जो अभी आगे चल रहा है, या फिर ट्रिपल इंजन सरकार जो आगे लेके चल रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमेशा वही कहती है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया रहता तो ये कहाँ पढ़े लिखे है या अनपढ़ है ये लोग अभी जो बैठे? कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई ये नहीं है। ये जो राजनीति कोई भी पक्ष के लोग हैं ये पढ़े लिखे नहीं है। तो पढ़े लिखे अगर नहीं होंगे
तो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे बोलते तो कहाँ से पढ़े? ये क्या 2014 के बाद में इंस्टीट्यूट आए और उस ये 10 साल में ये सब पढ़े लिखे हैं? कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोलना यह ठीक नहीं है। कुछ तर्क होना चाहिए। जिस लोगों ने इस देश को आगे लेके जाने वाले, जिन्होंने बहुत मेहनत ली है, इतने उनका श्रम हुआ है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए इन लोगों ने राजनीति के लिए, सिर्फ सत्ता हस्ताने के लिए। यह सब गलत बात है। सत्ता के लालच में किसी को बदनाम करना यह ठीक बात नहीं है। इन्होंने सोचना चाहिए, जनता इतनी अभी भोली नहीं रही है, यह सब समझती है और सब जनता जानती है। इसका ध्यान इनको रखना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में इनकी परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं रहेंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नामदेव जी कि आप अपना कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए और अपनी राय दी है। आपने आपके जो विचार है समाचार अब तक के माध्यम से सब दर्शकों के सामने रखे हैं। आपका द टॉक शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अभिनंदन। और गढ़चिरौली के विकास में भी आपका बहुत अहम योगदान रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही योगदान वहाँ पे होता रहे, मदद मिलती रहे और कार्य होते रहे। तो दर्शकों, आप देख रहे थे द टॉक शो मेरे साथ। समाचार अब तक, सत्य का साहस।